नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 8। हिंडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट कमेटी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है कि पहली नजर में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। शेयरों की कीमत बढ़ने में कानून का उल्लंघन नहीं। सेबी को कीमत में बदलाव की पूरी जानकारी थी। अडानी ग्रुप ने शेयर की कीमतों को प्रभावित नहीं किया। अडानी की कंपनियों में गैर कानूनी निवेश के सबूत नहीं मिले। संबंधित पार्टी से निवेश में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। अडानी ग्रुप ने लाभ पाने वाले मालिकों के नाम उजागर किए। सेबी ने अडानी ग्रुप से मिली जानकारी को गलत नहीं बताया है। न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप में रिटेल निवेश का हिस्सा बढ़ा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने निवेशकों को राहत देने की कोशिश की। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलरों ने मुनाफा कमाया। इसकी जांच हो। ये तमाम निष्कर्ष आखिरी नहीं, क्योंकि सेबी की जांच जारी है। और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम से बात की हमारे सहयोगी संकेत ने। आइए सुनते हैं। मेरे अनुसार जो ये एक्सपर्ट कमेटी की जो राय आई है, ये मैंने जब अडानी के बारे में जब हाइडेनबर्ग ने ये क्लेम किया था कि बिगेस्ट कॉन इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड, जब आप इस तरह की एक बहुत बड़ी क्लेम करते हैं कि इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड, और इतिहास में तो हमने बहुत सारे ऐसे फ्रॉड देखे हैं, और आप जब कहते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड, तो आपको ये दर्शाना पड़ता है कि सारे सीधे साधे जो कारण है, सीधे साधे यानी कि जिसमें कि फ्रॉड नहीं हुआ, ऐसे कारण जो स्टॉक प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल है, इसकी रिपोर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा ऊंचा पैनल है। सुप्रीम कोर्ट के जज की नेतृत्व में ये पैनल बना है। तो इस पैनल की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ने से, एग्जीक्यूटिव समरी से पढ़ने से ये नज़र आता है कि सारे इनपुट लेने के बाद, सेबी के भी इनपुट लेने के बाद, जो एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट में, उन्होंने कोई अडानी ग्रुप के खिलाफ खामियां नहीं पाई हैं। चाहे वो मैनिपुलेशन हो प्राइस की, चाहे वो रिलेटेड पार्टी का हो मुद्दा या और भी कोई मुद्दा हो, तो एज ऑफ टुडे उनके खिलाफ कुछ भी मटेरियल नहीं निकला है। मेरे हिसाब से इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होना चाहिए और मार्केट स्टेबल रहनी चाहिए। और हमारी सहयोगी कंपनी बीक्यू प्राइम हिंदी की नियति बोरा इस पर और जानकारी दे रही है। पहली नजर में अडानी ग्रुप ने न तो कोई नियम तोड़ा, न ही किसी कानून का उल्लंघन किया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलर्स ने मुनाफा कमाया और इसकी जांच होनी चाहिए। ये कहना है अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड सेपरेट कमेटी का। कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। 2 मार्च को कोर्ट ने मार्केट वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी फेलियर जैसे कई मुद्दों की पड़ताल के लिए सेपरेट कमेटी का गठन किया था। रिपोर्ट में कई और अहम बातों को लेकर रुख साफ किया गया है। इसके मुताबिक शेयरों की कीमतों में हेरफेर के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं किया है। न ही अडानी ग्रुप की कंपनियों में गैर कानूनी निवेश के कोई सबूत मिले हैं। ग्रुप की कंपनियों के स्टॉक प्राइस पर भी कमेटी ने कहा है कि शेयरों के भाव बढ़ने में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है और सेबी को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी। एक और अहम बात, अडानी ग्रुप ने सभी बेनिफिशियल ओनर्स की जानकारी डिस्क्लोज की है और सेबी ने यह साफ किया है कि वो अडानी ग्रुप के बेनिफिशियल ओनर्स से जुड़े डिक्लेरेशंस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। 178 पन्नों की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के नियमों को लेकर कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। 6 सदस्यों वाली सेपरेट कमेटी को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग यानी एमपीएस की जांच करने को भी कहा गया था। कमेटी ने कहा है कि इस फ्रंट पर भी सभी कानूनों का पालन किया गया है और किसी तरह का रेगुलेटरी फेलियर यहां नहीं दिखाई दिया है। अडानी ग्रुप की कंपनियों में किस एफपीआई का निवेश है, इसे लेकर ग्रुप ने कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए सभी जानकारी शेयर की हुई है।
सेबी ने अदानी ग्रुप से मिली जानकारी को गलत नहीं बताया है। हालांकि कमेटी ने एमपीएस को लेकर एक कोहेरेंट इन्फोर्समेंट पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया है। एक और जरूरी बात, कमेटी ने माना है और रिपोर्ट में दर्ज किया है कि अदानी ग्रुप द्वारा शेयरों की कीमतों में हेरफेर की बात बिल्कुल गलत है। आर्टिफिशियल ट्रेडिंग या वॉश ट्रेड जैसा कोई पैटर्न नजर ही नहीं आया है, न ही अब्यूजिव ट्रेडिंग का कोई कोहेरेंट पैटर्न दिखाई दिया है। एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सभी पार्टीज ने यह फर्म किया है कि इनमें से किसी को अदानी ग्रुप ने फंड नहीं किया है। सेबी ने साबित नहीं किया है कि उसके शक को किसी मजबूत केस में बदला जा सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी कई गुना बढ़ी है। रिपोर्ट में अदानी ग्रुप की सराहना करते हुए यह कहा गया है कि अदानी ग्रुप ने निवेशकों को राहत देने के लिए जो कदम उठाए, उनसे ग्रुप कंपनियों के स्टॉक्स में भरोसा बनाने में मदद मिली है। साथ ही 24 जनवरी के बाद भारतीय बाजारों में कोई अनुचित यानी अनड्यू उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। ग्रुप के शेयरों में एक वक्त काफी वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अब स्टेबिलिटी है और पूरे बाजार पर इसका असर नहीं हुआ है। कमेटी ने अपनी लंबी रिपोर्ट में यह साफ किया है कि ये तमाम निष्कर्ष आखिरी नहीं है, क्योंकि सेबी की जांच अब भी जारी है और सेबी को उन्होंने हिदायत दी है कि समयबद्ध तरीके से अपनी जांच पूरी करें। आपको बता दें कि सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, लेकिन आज का दिन अदानी हिंडनबर्ग मामले में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें जुडिशरी से लेकर इंडस्ट्री तक के दिग्गज शामिल हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अदानी ग्रुप को एकदम क्लीन चिट दे दी है। और 2000 रुपए के नोट पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2000 के नोट चलन से बाहर किया जा रहा है और अब ये नहीं छपेंगे। हालांकि 2000 के नोट वैध बने रहेंगे। रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक नोट बदलवाने की सलाह दी है। बैंक में आप एक बार में 2000 के 10 नोट बदलवाकर छोटे नोट ले सकेंगे। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 का नोट जारी किया था। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। नोटबंदी हुई थी तभी उसके बाद जो है 2000 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट छपना शुरू किया गया था। तब जो नोट छापे गए थे तब उनकी जो उम्र थी, यानी जो कागज़ और जो उनके छपाई और वो सब होता है, 4 से 5 साल उसकी उम्र मानी गई थी। और हमने ये देखा है संकेत कि पिछले कई वर्षों से 2000 रुपये का जो नोट है, इसकी प्रिंटिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी। यानी उस वक्त जो नोट 2016 के बाद से छपे थे वही नोट सर्कुलेशन में थे और उसके बाद नए नोट जो है वो छपने बंद हो गए थे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि आप जब दुकान पर जाते हैं तो आपको अब 2000 रुपये के नोट अमूमन नहीं मिलते हैं। अगर आप एटीएम में भी जाते हैं पैसा निकालने के लिए तो 2000 रुपये का नोट अब आपको नहीं मिलता है। इसका कारण यही है कि इनकी जो प्रिंटिंग है वो बंद हो चुकी है। लेकिन सरकार का यह कहना है कि पर्याप्त मात्रा में जो है वो 2000 रुपये का नोट उपलब्ध था मार्केट में। अब सरकार ने फैसला किया है कि चूंकि इसकी उम्र 4 से 5 वर्ष की ही थी, इसलिए अब 30 सितंबर 2023 से इसके बाद जो है आप तब तक अपने जो नोट हैं उनको बैंकों में जाकर जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट घर में रखा है तो आप 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक 10 नोट एक बार में, यानी 20,000 रुपये आप बैंक में, अपने नज़दीकी बैंक में जाइए, अपने जहां आपका खाता है वहां जाइए और वहां पर इसको जमा करा दीजिए अकाउंट में। और बाद में आपको 500 रुपये का, 200 रुपये का या 100 रुपये का इस शक्ल में आपको नोट आसानी से मिल जाएंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बैंक आपको लेने से मना करता है आपके नोट तो आप इसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं और 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत का समाधान भी हो जाएगा। तो ये इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2000 रुपये का नोट है जिसकी प्रिंटिंग बंद हो चुकी है वो प्रचलन से बाहर होगा, लेकिन वो वैध मुद्रा बना रहेगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, यानी समय काफ़ी ज़्यादा है। 23 मई से 30 सितंबर तक का वक्त है। एक दिन में आप एक बार में इतना ही करा सकते हो। आप जानते हैं कि जो अमूमन जो आम लोग हैं जिनके पास भ्रष्टाचार की काली कमाई नहीं है, वो ना तो अपने घरों में इतनी बड़ी संख्या में नोट रखते हैं और ना ही उनके पास इस तरह के नोट होते हैं। जिनका जिक्र आपने किया, जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर तो परेशानी उन लोगों को होगी जिनके पास जो नोटों का बिस्तर बना करके रात को सोते हैं, उनको तो दिक्कत होगी। लेकिन ये बात ज़रूर कही गई थी जब 2000 रुपये का नोट आया था, तो जब ये कहा गया था कि आपने नोटबंदी का मकसद आपका ये था कि काले धन को रोका जाए, तो फिर 2000 रुपये का नोट क्यों जारी किया? क्योंकि 2000 के नोट में आपको
पैसा रखने में, नकदी रखने में ज़्यादा आसानी होती है। तो इसलिए तब भी इस बात का विरोध किया गया था कि 2000 रुपये का नोट को आपको नहीं लाना चाहिए था। लेकिन अब शायद सरकार ने सोचा है कि इसको अब खत्म कर दिया जाए, और जो नोटबंदी के पीछे जो असली कारण था और जो असली उद्देश्य था कि जो नकदी है उस पर रोक लगे, काले धन पर रोक लगे, मुझे लगता है कि उस दिशा में एक फिर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। G7 सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जापान के हिरोशिमा में पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही भारत का रुख संतुलित और निष्पक्ष रहा है, और इस लिहाज से जिस तरह से जेलेंस्की के साथ, यूक्रेन के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात बहुत अहम है। रूस और यूक्रेन जंग के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की आमने सामने की मुलाकात होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जापान के हिरोशिमा में और उनके होटल के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग इकट्ठा हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी से मुलाकात की। कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार दोनों दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात की। माना जा रहा है इस मुलाकात में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई। बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जारी हैं। दिल्ली आने से पहले डीके शिवकुमार ने तैयारियों का जायजा लिया है। और बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एनडीटीवी से कहा है कि कर्नाटक के नतीजों का असर 2024 के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बात की हमारी सहयोगी वसुधा वेणुगोपाल से। हमारे साथ हैं MOS IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्किल डेवलपमेंट राजीव चंद्रशेखर, जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और बैंगलोर के इंटरेस्ट के बहुत बड़े वोकल वॉइस रह चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस सर। सर, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की जो गारंटीज थी उससे कर्नाटक का जो फिजिकल हेल्थ है उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, ये तो अभी बाहर आ ही चुका है कि उनके जो रेवड़ी पॉलिटिक्स की जो गारंटीज़ हैं उनका उसका कीमत होगा 60,000 करोड़ पर ईयर हर वर्ष। उसका डायरेक्ट नतीजा ये होगा कि उन सरकार को ज़्यादा बोरोइंग करना पड़ेगा, ज़्यादा डेट लेना पड़ेगा और उनका फिस्कल डेफिसिट 5% तक जा सकता है। इसका यही मतलब है कि उनके रेवड़ी इकोनॉमिक्स का कॉन्सिक्वेंस हमारे नागरिक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा नागरिक, क्योंकि उनके बोझ होगा ये डेट। तो आने वाले फ्यूचर को ये इंडेटेडनेस में डाल रहे हैं और हमारे फ्यूचर जनरेशन के नागरिक, कन्नडिगा नागरिक, वही वो डेट को पे करने का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ये हमें समझना चाहिए। राजीव जी, ऑपोजिशन का जो एक मीटअप हो रहा है स्वेरिंग इन सेरेमनी में, आपको लगता है कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा 2024 लोकसभा इलेक्शंस में? देखिए, उनका तो एक तरह से एक रवैया, इनका एक स्ट्रैटेजी बन गया कि हर स्वेरिंग इन में, जब कुमार स्वामी का 2018 में उनका स्वेरिंग इन हुआ था, सभी आ गए थे। टूरिस्ट ममता जी आए थे, अरविंद केजरीवाल आए थे, उनको बेंगलोर शहर में थोड़ा टूरिज्म का मौका भी मिल गया था, लेकिन उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कुछ हुआ नहीं। उसके बाद आपको याद ही है 19 में हमारा रिजल्ट आपको याद है। सिमिलरली मुझे नहीं लगता है, और मुझे पूरा ये यकीन है कि इनका जो साइट सीइंग का पॉलिटिक्स है, टूरिज्म पॉलिटिक्स, विल नेवर मेक एन इम्पैक्ट ऑन लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों के दिमाग में वो जो चाहते हैं। भारत एक तरह से पिछले 8 साल 9 साल में आगे बढ़ चुका है। हमारे युवा, हमारे महिलाएं, हमारे नागरिक हर कोने से जानते हैं कि भारत 2024 के बियॉन्ड एक बहुत ही एक आगे बढ़ने वाला, एक बहुत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। वो चाहते हैं। ये जो नॉइज़ है, ये जो वाटर मडी करने का या मडिंग वाटर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज है, ये तो होता रहेगा। वो अपना कांग्रेगेशन बनाए, उनका अलायंसेस बनाए,
इट इज़ अ डेमोक्रेसी, वो कर सकते हैं। लेकिन लोग जो चाहते हैं कि ये जो मोमेंटम बना है पिछले 9 साल में वो आगे बढ़े, और मैं नहीं मानता हूँ कि कर्नाटक 2023 का भारत 2024 पे कोई फ़र्क पड़ेगा।